नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स स्टैटिक्स का फरवरी 2025 बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाया गया है। और अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन मिस ना हो। ओके बच्चे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें पहला सेक्शन जो होता है वो सेक्शन आता है ए। तो सेक्शन ए में बच्चे 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसमें से पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच प्राइस आर कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए हम कौन सी प्राइस को क्या करते, कंसिडर करते। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है: मार्केट प्राइस, होलसेल प्राइस, एवरेज प्राइस, रिटेल प्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे रिटेल प्राइस। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ आइटम। तो इसमें लिखा है कि द रिटेल प्राइस ऑफ आइटम आर कलेक्टेड। कौन सी प्राइस को हम कलेक्ट करते हैं, रिटेल प्राइस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, रिटेल प्राइस। सेकेंड जो है, इफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75। अब यहाँ पे परचेजिंग पावर दिया है बच्चे 0.75 इन द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2015, देन व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चे 133.33। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि 133.33 कैसे आता है ना। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फार्मूला होता है बच्चे कि 1 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परचेजिंग पावर हमें दिया है 0.75, 1 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू हम क्या कर देंगे 100। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.75 इंटू 100। जब इसको आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 133.33। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हमें मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है बच्चे, वहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। है ना, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज होता है उसकी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होता है बच्चे सी, क्योंकि आर की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन -1 एंड इक्वल देन। है ना, मतलब -1 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बट लेस देन 1 एंड इक्वल देन। ठीक है, मतलब एक से छोटा और बराबर भी हो सकता है। अगर ये टेक्स्ट बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट में फर्स्ट पॉइंट जो था वहाँ पे लिखा था कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल -1 to 1, या फिर इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -1 बट लेस देन एंड इक्वल देन 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से नेक्स्ट है फोर्थ, इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इन यूजुअल नोटेशन इफ आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है। तो सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे कि जब आर एक्स और आर वाई इक्वल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उसका आंसर की रैंक कोरिलेशन 1 होता है ना। नेक्स्ट है द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस विच पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे ए, एक्स बार वाई बार। जो रिग्रेशन लाइन होता है वो कहाँ से पास होता है, एक्स बार और वाई बार। ठीक है, ये आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट में देखो सबसे लास्ट में नोट करके लिखा था, जहाँ पे बच्चे कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट एक्स बार वाई बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन फॉर 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आता है बच्चे कि स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। है ना, कभी भी जब हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर फाइंड करना होता है जिसे हम कैपिटल आर से क्या करते हैं, इंडिकेट करते, तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो लिखा है कि
जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है बच्चे उसको हम कैपिटल आर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, और आर स्क्वायर जो होता है इज सेम एज आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वेरिएशन इज सो इन डिक्रीजेस इन द सेल ऑफ अम्ब्रेलाज ऑफ कंपनी ड्यू टू मानसून। मानसून के कारण कौन अम्ब्रेला की जो सेल होता है बच्चों कम हो जाती है ना, ठीक है। तो ये कैसा वेरिएशन आएगा, तो ये आ जाएगा सीजनल, है ना, क्योंकि मानसून के हिसाब से क्या होता है अम्ब्रेला का सेल बढ़ता है घटता है, ठीक है। तो मानसून कभी भी आता है तो उसमें आंसर हम क्या लगाएंगे, सीजनल। नेक्स्ट है स्टेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो टाइम सीरीज में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा क्या होता है बच्चे, तो वो होता है टी, है ना। आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखो दिया था, है ना, कि यहाँ पे एक लाइन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इन द टाइम सीरीज विच विल बी डोनोटेड बाई टी, यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, टी। नेक्स्ट है विच रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज एन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो इनफाइनाइट क्या होगा बच्चे, तो टू मेजर द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। टेक्स्ट बुक में भी देखो यहाँ पे था डिफिनीशन, अगर आपने पढ़ा होगा कि इनफाइनाइट सिंपल स्पेस क्या होता है, तो उसका एग्जांपल था द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि इसको कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 थर्सडे इन द मंथ ऑफ फरवरी इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर ना हो बच्चे, तो पता है लीप ईयर जब नहीं होता है तो उस ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बच्चे, 365। अगर लीप ईयर होगा तो वहाँ पे 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पे बोले अगर लीप ईयर ना हो तो फरवरी में 5 थर्सडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 0। अब 0 कैसे आता है समझते हैं ना। जैसे नॉट अ लीप ईयर है तो फरवरी कितने डेज का होता है, 28 डेज। तो जब भी 28 डेज होता है तो इसमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सारे के सारे 4 टाइम्स आते हैं ना, मतलब 4 मंडे आएंगे, 4 ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 28 डेज में से हम 28 डेज को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 0। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर लास्ट में अगर 1 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/7 होता है। अगर लास्ट में 2 बचेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं बच्चे, तो यहाँ पे बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट, है ना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो सकते। जैसे बच्चों का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो कभी चेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे देखो एक डिफिनेशन है, क्या रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, और वैल्यू इन सेट आर ऑफ अ रियल नंबर इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे बर्थ ईयर ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा बर्थ ईयर, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट है, मतलब काउंट हो सकता है ना। नेक्स्ट है फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ई एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ई एक्स इजकल टू 5 और ई एक्स स्क्वायर इजकल टू 35, है ना। तो व्हाट विल बी द वेरियांस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम वेरियांस निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इसका राइट आंसर 10 होगा ना, बट 10 कैसे आता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब हम वेरियांस निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो ई एक्स स्क्वायर हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 35, ठीक है। ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चे, है ना। अभी 5 का स्क्वायर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो 35 माइनस 25 होगा 5 का स्क्वायर। अब 35 में से बच्चे अगर मैं माइनस करूँगा 25 को तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा, 10, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 कि द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन जो है बच्चे कितने 6,
वेरियांस दिया 12/7, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है निगेटिवली स्क्यूनेड, तो ये याद रखना है सभी बच्चे को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होते हैं बच्चे उसमें मीन की वैल्यू हमेशा 0 होती है और वेरिएंस हमेशा क्या होता है 1, तो सभी बच्चे याद रखना है ना, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा था कि फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज क्या होता है 0 एंड इट्स स्टैंडर्ड डिवीजन इज 1, तो सभी बच्चों को जो प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चे वो सारे याद रखने, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने तुमको बुक का भी एक कटिंग डाले ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यू कहाँ से पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द राइट हैंड साइड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एट x इक्वल टू म्यू, तो देखो अगर इस पूरे एरिया की अगर मैं बात करूं बच्चे तो पूरा एरिया होता है 1, ठीक है, और ये जो बीच में लाइन दिख रहा है x इक्वल टू म्यू, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर, है ना, x इक्वल टू म्यू। अब इसके लेफ्ट साइड चले जाओ या फिर राइट साइड चले जाओ, है ना, दोनों का एरिया 0.5 होता है, आधा आधा होता है ना, तो इसीलिए अगर एग्जाम में लेफ्ट पूछे या राइट हैंड साइड पूछे दोनों का आंसर क्या होगा 0.5 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एरिया टू द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू म्यू इज 0.5, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 11 and 3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल, हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चे कि थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन दिया है 8, 14, 19 और 20, तो इसमें जो राइट आंसर है वो 19 है। अभी बहुत सारे बच्चों को मन होता है सर 19 कैसे आएगा ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर सेम, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन मीडियन और जो मोड होते हैं तीनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, पहली चीज याद रखना है। सेकेंड बोला है कि फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन, मीडियन से क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है क्वार्टाइल, है ना, मतलब Q3 माइनस एम जो होता है उसकी वैल्यू m माइनस Q1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू जो होगा मीडियन वो Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया ना। कभी भी हमें मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है तो हम इस फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले लिख देंगे बच्चे m इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। अब बताओ मुझे मीन का आंसर कितना दिया है, तो सर 11 दिया है, तो m की प्लेस पे लिख देंगे 11, Q3 है ना, थर्ड क्वार्टाइल सर ये मालूम नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चे, है ना, और Q1 की प्लेस पे हम कितना लिखेंगे 3 और डिवाइड बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 2 करेंगे बच्चे तो 22 आ जाएगा, Q3 प्लस 3 आ जाएगा। अब प्लस 3 है, इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो 22 में से अगर मैं -3 कर दूँ तो Q3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 19, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 19। कई बार क्वेश्चन में Q1 का अगर वैल्यू पुट दिया हुआ है और बोलेगा Q3 ज्ञात करे, है ना, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। कई बार Q3 दे देंगे और बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करो तो भी हम निकाल सकते हैं, मतलब इसमें से कोई भी दो चीजें अगर गिवन है तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द नेबरहुड फ्रॉम ऑफ x माइनस 5 मोड लेस देन 0.25, मतलब यहाँ पे जो दिया है बच्चे ये जो x माइनस 5 जो दिया है मोड में, ठीक है, लेस देन 0.25, इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको सर बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं इसको मॉडुलस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा n5, 0.25। तो कभी भी देखो जब आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, नेबरहुड फॉर्म होता है, मॉडुलस फॉर्म होता है, इंटरवल फॉर्म होता है। ये तीन में से कोई भी एक दिया रहेगा क्वेश्चन में और बाकी के दो क्या करने होते हैं फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ए और डेल्टा है हमें मेन कैरेक्टर है ना जिसको हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हमें मॉडुलस फॉर्म का फार्मूला हो गया x माइनस से, ये मोड में लिखा जाता है, ठीक है, लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे देखो कि कंपेयर कर अगर हम करते हैं फार्मूले को जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं बच्चे तो यहाँ पे a की प्लेस पे हमें क्या दिख रहा है 5
और डेल्टा की प्लेस पे क्या दिख रहा है 0.25, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 5 हो गया, डेल्टा की वैल्यू 0.25 हो गया, ठीक है। अब नेबरहुड फॉर्म में अगर हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला एन ए डेल्टा, यहाँ पे देखो दिख रहा है नेबरहुड फॉर्म। अब तो ए की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, तो सर 5 लिख देंगे, डेल्टा की प्लेस पे 0.25, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया एन 5, 0.25, मतलब डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18, इफ y इक्वल टू 10 माइनस 3x एंड x टेंस टू माइनस 3 देन y टेंस टू विच वैल्यू, मतलब y की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर निकालना बच्चे तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका आंसर देखो 19 होगा। 19 कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपको y इक्वल टू क्या लिख देना 10 माइनस 3x, अब x की जगह पे पुट करेंगे -3, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस, 3 3 जा 9, तो 10 प्लस 9 हो जाएगा हमारा आंसर 19, तो राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या जो एमसीक्यू आते हैं बच्चे उसको सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 19, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द dy डिवाइड बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू ए एक्स पे पावर क्या दिया है n दिया है, और a हमारा क्या है बच्चे कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो अगर a कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन x पे पर n का हमारा जो फार्मूला होता था n x n माइनस 1, ठीक है, क्या होता था n x n माइनस 1, तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा a n x n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि a हमारा क्या है कांस्टेंट, मतलब कोई डिजिट होगा, है ना। जैसे 5 10 15 ये सब जो नंबर होते हैं बच्चे उसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट अगर कोई नंबर है तो ए को ए ही रखेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स पे पावर अगर एन होता है तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, ठीक। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ठीक है। अब इसमें से फार्मूले आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस पी डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी पी। अगर टेक्स्ट बुक में देखा होगा बच्चे तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस तरीके से फार्मूले दिखे होंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी की तरफ, है ना। सेक्शन बी 10 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 1 लाइन का क्वेश्चन आंसर होता है बच्चे, वो आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट द फार्मूला टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, और इसमें हम माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रह गया लेकिन मैं बता देता हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, क्या लिखते हैं बच्चे माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, और इनटू क्या करते हैं 100, तो यहाँ से आपको मिलेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या मिल जाएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड, जब स्कैटर डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिमिटेशन क्या होते हैं, तो द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड इज दैट द मेथड डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल जो हमारे एक्स और वाई होते हैं बच्चे उसके बीच का जो कोरिलेशन है वो एग्जैक्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में हमें क्या है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल सकता है। अगर हम फार्मूले से बनाएंगे तो उसका एग्जैक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विल द रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज इफ द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल आर डबल, अगर एक्स और वाई के दोनों वैल्यू को अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केल, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या चेंज हो सकता है क्या, तो इसका राइट आंसर होता है बच्चे कि इफ द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल आर डबल देन द वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल नॉट चेंज। क्यों, क्योंकि अगर मान ले x को भी हमने डबल कर दिया y को भी डबल कर दिया तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर एक को चेंज करेंगे तो आंसर पे इफेक्ट आएगा, लेकिन दोनों को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन फिटेड यूजिंग द डेटा ऑफ 7 वीक फॉर अ वेरिएबल y कैप इजकल टू 25.1 माइनस 1.3 t एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ y फॉर द 8 वीक। 7 वीक का हमें दिया हुआ है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अभी हमें
8 वीक का फाइंड करना है। तो 8 वीक का जब फाइंड करेंगे बच्चे तो इसका फार्मूला हो जाएगा, पहले तो y कैप इक्वल टू लिख देंगे 25.1 माइनस 1.33, फिर इसमें हम पुटिंग करेंगे ना, पुटिंग t इक्वल टू 8, तो वी गेट y कैप इक्वल टू 25.1 माइनस 1.3 इंटू क्या लिख देंगे 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 इंटू 8। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 25.1 में से पहले 1.3 को माइनस करते देन उसके बाद मल्टीप्लाई करते, तो ये तो गलत आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो 1.3 इंटू क्या करना है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.4। जब इसको माइनस करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 14.7, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इसका राइट आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं बच्चे कि सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सिंपल स्पेस यू, जो यू होता है बच्चे उसको हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। इवेंट ए एंड बी डू नॉट अकर टुगेदर विच मीन्स ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू 5, और इन अदर वर्ड अगर ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू अगर 5 होता है बच्चे तो इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर डायग्राम देखो तो यहाँ पे देखो यू जो होता है हमारा सिंपल स्पेस होता है, इसके अंदर दो इवेंट है, दो सर्कल बनेंगे ए और बी, लेकिन ए और बी में क्या कोई भी चीज़ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। जब ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है 26, मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 9। जो मीन दिया है बच्चे वो कितना दिया है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर n, हमें n फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चे कि इट इज गिवन दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो p और q होता है उसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, ये याद रखना। p और q का वैल्यू क्या होगा 1/2 और 1/2 दोनों सेम होते हैं। मीन का फार्मूला हमने पढ़ा था np होता है ना, और np इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे 9। अब 9 में हम क्या करेंगे कि जो np है इसमें से हमें p की वैल्यू मालूम है 1/2 है ना, जैसे मैंने बताया ना कि सिमेट्रिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो p और q का वैल्यू 1/2 होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना रख देंगे 1/2। अब 1/2 लिख दिया, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, तो n इक्वल टू आ जाएगा 9 2 जा 18, तो यानी n की वैल्यू कितना मिलेगा हमें 18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पैरामीटर n ऑब्टेन इज 18। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं बच्चे, जिसको हम जेड द्वारा इंडिकेट करते हैं ना, तो उसका जो आंसर आता है वो कभी भी यूनिट में नहीं आता है, ठीक है, उसको हम यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डिवीजन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डिवीजन। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीन डिवीजन का मैंने बताया था फार्मूला, है ना, तो मीन डिवीजन 8 दिया है और मीन डिवीजन का फार्मूला था 4/5 सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे मीन डिवीजन की जगह लिख देंगे 8 4/5 सिग्मा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा बच्चे 40, और 4 इंटू सिग्मा करेंगे तो 4 सिग्मा। अब तो इसका सॉल्यूशन आगे कैसे करेंगे, तो जो 4 मल्टीप्लाई में उसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, है ना, तो डिवाइड करेंगे बच्चे तो 4 हो जाएगा। अब इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। तो यहाँ लिखना है कि द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 10 इज 10। तो ये सब क्या 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर फरवरी 2025 की बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिट, यहाँ पे लिखा है x टेंस टू -1 4x प्लस k इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है बच्चे, है ना, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -1, क्या लिखेंगे -1, तो दिख रहा है 4x है तो x की प्लेस पे हम -1 लिख देंगे प्लस k। नेक्स्ट 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो -4 होगा प्लस के, -4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में होगा तो आंसर हमारा कितना मिलेगा 10। तो
तो मतलब इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट में छोटा सा चेंज करने से प्रोडक्शन में जो चेंज होता है बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिफिनेशन बुक में भी आपको मिल जाएगा कि द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू स्मॉल चेंज। कॉस्ट में अगर स्मॉल चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन में जो चेंज होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप सो सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया बच्चे तो अभी सब्सक्राइब करें, और हम रोज़ मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैटिक्स के वीडियो में। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है अकाउंट या स्टेट में, तो आप कमेंट करके लिखेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, आप 100 में से 100 स्कोर करें। ठीक है, ऐसी मेरी सभी बच्चों से अपेक्षा है। ओके बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी, फिर डी करेंगे बच्चे, फिर ई, फिर एफ। हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन करने, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो मन लगा कर पढ़े। कुछ भी डाउट हो बच्चे तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, या मेरा नंबर दिया है वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।